हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का केमिस्ट्री की क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम संतोष साहू है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सॉल्यूशन बिलियन। दोस्तों, हम इस चैप्टर के बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और लगभग हम क्वेश्चन नंबर 21 तक 21 तक बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसी क्रम को आगे रखेंगे, ठीक है। कई स्टूडेंट चाहते हैं कि बुक के क्वेश्चन नहीं कराएं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें, पर वो काम अपूर्ण होगा। देखो, अपन को एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या 12th एग्जाम में हमें अधिक से अधिक अंक ग्रहण करने हैं, तो उसके लिए हमारी तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। और तैयारी कंप्लीट तब होगी तब आपकी कॉपी की थ्योरी और साथ में बुक के सभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, तभी चैप्टर आपका कंप्लीट तैयार होगा। आप आधा पर्दा काम करते हो तो नंबर भी आधे ही आएंगे। अगर आप कंप्लीट तैयारी करते हो किसी चैप्टर की तो नंबर कंप्लीट आएंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ाते हैं उसी क्रम को। क्वेश्चन नंबर 21 तक हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नोट करने की तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। लिखो, मैं बोल रहा हूं, लिखो 300 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति लीटर, 36 ग्राम प्रति लीटर। तो 300 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब, ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब परासरण दाब 4.98 बार है। ये परासरण दाब दिया है। यदि इसी ताप पर, ताप को यही रखा है, यदि इसी ताप पर विलयन का परासरण दाब 1.52, ठीक है, विलयन का परासरण दाब 1.52 बार हो, 1.52 बार हो, तो उसकी सांद्रता क्या होगी। तो उसकी सांद्रता क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखो इधर, यहां से आंसर स्टार्ट। हाँ भाई, बात को ढंग से सुनो। दो अलग अलग कंडीशन आपके लिए दी गई हैं। 300 केल्विन पर 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले, ठीक है, 36 ग्राम पर लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज विलयन का परासरण दाब 4.98 बार है। यदि इसी ताप पर विलयन का परासरण दाब 1.92 है तो उसकी सांद्रता कितनी होगी। मतलब दो अलग अलग कंडीशन दी हैं, ठीक है। अच्छा, 36 ग्राम प्रति लीटर। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में सही है। फर्स्ट कंडीशन से अपन क्या निकाल रहे हैं, परासरण दाब का फॉर्मूला लगाते हैं, पाई बराबर CRT। ढंग से समझना, ये परासरण दाब का फॉर्मूला है, आपको याद होगा। पाई बराबर CRT, पाई परासरण दाब है, C सांद्रता है, R सार्वत्रिक नियतांक है और T ताप है, सही है।
पाई बराबर CRT। अच्छा, पाई का मान उसने दिया है फर्स्ट कंडीशन में कि स्टार्टिंग में पाई का पार 4.98 बार है। सांद्रता जो होती है, इसको एक बार खोल लेता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ। पाई बराबर सांद्रता को खोलता हूँ। सांद्रता ये कौन सी सांद्रता है? मोलरता। मोलरता खोल सकते हैं बिले के मोल बटे बिलियन का आयतन। ऐसे नहीं, जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था मोलरता का, सांद्रता मोलरता ही तो है ये सी। मोलरता को खोल सकते हैं बिले की ग्राम में मात्रा, ये बिले की ग्राम में मात्रा मान लो, बटे बिले का अनुभार WA कर सकता हूँ। बिले की ग्राम में मात्रा बटे बिले का अनुभार इनटू बिलियन का आयतन लीटर में। देखो इसमें लीटर दिया है, बिलियन का आयतन लीटर में। अगर बिलियन का आयतन ml में लेता तो ऊपर 1000 का गुना करता। तो इस तरह से हमने परासरण दाब के फॉर्मूले को खोल लिया। सांद्रता है ये मोलरता, इसको खोल दिया। मोलरता का फॉर्मूला याद होगा, बिले की ग्राम में मात्रा बटे बिले का अनुभार इनटू बिलियन का आयतन लीटर में। चलो सबके मान है क्या हमारे पास, देखते हैं किसके मान है किसके नहीं है। परासरण दाब पाई का मान रखते हैं 4.98, सही है, बराबर बिले की ग्राम में मात्रा 4.98। परासरण दाब कब आता है? जब बिले की ग्राम में मात्रा है 36 ग्राम, तभी तो आता है। क्वेश्चन कह रहा है 36 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले ग्लूकोज का परासरण दाब इतना है। तब परासरण दाब 4.98 जब आता है जब बिले की ग्राम में मात्रा 36 ग्राम है। अच्छा, MA बिले का अनुभार, ग्लूकोज का अनुभार आपने कई बार निकाला होगा, और नहीं तो आप निकाल सकते हैं C6H12O6। 12 छिकी 72, एक कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा? 72। एक हाइड्रोजन का 1, तो 12 हाइड्रोजन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो 6 का हो जाएगा 96। तो टोटल कितना आएगा ये जोड़ लो आप, 180 आ जाएगा। तो बिले का अनुभार आ गया 180 बी लीटर। बिलियन का आयतन देखो 36 ग्राम प्रति लीटर, मतलब बिलियन का आयतन है 1 लीटर। एक को लिखना जरूरी है ही नहीं। ऊपर आर का मान उसने दिया नहीं है, और टी ताप हो गया 300 केल्विन। क्लियर? ऐसे कर सकते हैं केमिस्ट्री में, ताप आप केल्विन में काम में लो, गलती नहीं होगी। तो यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं यार, और तो कुछ निकलेगा नहीं। आर बराबर कितना आ जाएगा? 4.98 गुना में 180, ये तो ऊपर चला जाएगा ना, और नीचे आ जाएगा 36/300। मात्रक इसका छोड़ो, ठीक है। तो ये अपने पास आर का मान आ गया। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन में आर निकाल लिया। आर तो नियतांक है, इसका मान तो हमेशा फिक्स होता है, सही है, सार्वत्रिक नियतांक है, आर का मान आ गया। अब इधर आ जाओ सेकंड कंडीशन में, जब वो कह रहा है कि यदि परासरण दाब इसी ताप पर, ताप तो वही है 300 केल्विन, परासरण दाब यदि 1.52 हो तो इसकी सांद्रता क्या होगी? इस ग्लूकोज के विलयन की आपके सांद्रता, मतलब सी पूछी है, सांद्रता कितनी आएगी? सही है। तो वही फॉर्मूला लगाते हैं, पाई बराबर CRT सेकंड कंडीशन में। तो सी पूछी है, अब समझने की कोशिश करना। परासरण दाब आपके कितना दिया है उसने? 1.52। पाई बराबर सी का मान ज्ञात करवाया है, सी, यही तो पूछा है। जब परासरण दाब 1.52 बार हो तो सी ज्ञात करो, सांद्रता ज्ञात करो। आर का मान आपके पास आ ही चुका है, आर का मान रख दोगे कितना? 4.98, ये रहा ना, इंटू 180 बटे 36 गुना 300, और इसको टेम्परेचर आ जाएगा 300 केल्विन। बोलो गलत है क्या? सही है भाई, इसका मान आ ही गया, आर का मान, टी का मान मैंने रख ही दिया। अब यहाँ से सी निकाल सकते हैं, 300 कट जाएगा, चलो छोड़ो, सी निकाल सकते हैं। सी का मान कितना आएगा? ये नीचे वाला तो वज्र गुना होकर के ऊपर गुना में चला जाएगा, 1.52 गुना में 36 गुना में 300,
और बटे में चला जाएगा 4.98 गुना में 180 और गुना में 300। 300 से 300 कट गया, सही है। अब इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आए वो आपके पास सांद्रता आ जाएगी, मोलरता आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब है उसने मोलरता ही तो पूछी है, सांद्रता पूछी है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर आ रहा है 0.061, मतलब ये आ रहा है सॉल्व करने पर। अब अच्छा, इसका मात्रक आपको पता ही है, सांद्रता है, ये मोलरता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। तो मोलरता है तो मोल प्रति लीटर। तो इस तरह से हमको 1.52 परासरण दाब वाले विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, सांद्रता ज्ञात करनी, इस तरह निकलेगी। मतलब इसमें दो अलग अलग कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन से तो हमने आर का मान ज्ञात कर लिया, भाई उसने सब कुछ दे रखा था, हमें आर नहीं दे रखा था, आर निकाल लिया। आर तो नियतांक है, इसको सेकंड कंडीशन में भी काम में ले सकते हैं। मतलब फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई जब परासरण दाब 4.98 में था, और सेकंड कंडीशन ये हो गई जब परासरण दाब 1.2 में था। तो वो कह रहा है जब परासरण दाब 1.2 में है उस समय सांद्रता बताओ। जब परासरण दाब 4.98 में है उस समय तो सांद्रता उसने दे रखी है 36 ग्राम प्रति लीटर, पर परासरण दाब जब 1.52 है तो सांद्रता ज्ञात करनी है। आर का मान हमने निकाल लिया, टेम्परेचर है ये अपने पास, आर का मान इधर से निकाला हमने, और फिर आर का मान आ गया, फिर हमने सी का मान निकाल लिया। चलिए, तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, इसको फटाफट नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिख ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन काफ़ी है इसमें, और भाई मैं तो जितना टाइम लगेगा लगेगा ही। फटाफट नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, 10 बार कह चुका हूं। पॉज करो, नोट करो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23। हाँ भाई, क्या क्वेश्चन है देखते हैं। अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ समझने के क्वेश्चन है। निम्न युग्मों, आप अभी मत लिखना, मैं कहूँ जब लिखना, अभी केवल सामने देखो। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न युग्मों में, निम्न युग्मों में निम्नलिखित युग्मों में उपस्थित तो निम्न युग्मों में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण अंतराण्विक आकर्षण बलों का सुझाव दीजिए। अंतराण्विक आकर्षण बलों का सुझाव दीजिए। तो कह रहा है निम्न युग्म, कुछ युग्म, युग्म मतलब जोड़े दे रखे हैं, उनमें उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण अंतराण्विक आकर्षण बल, मतलब उनमें अंतराण्विक आकर्षण बल बताने हैं। अणुओं के बीच में, अंतराण्विक मतलब अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल हैं वो हमें बताने हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल दिया है इसमें, देखो इधर सामने देखते चलो। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, थोड़ी सी आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन,
हाँ, इनके बीच में अंतराण्विक बल बताना है। ठीक है, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। देखो इधर, हेक्सेन जो है ये एक एल्केन है और हेप्टेन भी एक एल्केन है। तो दो एल्केन हो गए। एल्केन आपको पता ही है अध्रुवीय अणु होते हैं, क्योंकि एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं जिनकी विद्युत ऋणता लगभग समान होती है। एल्केन है और कार्बन और हाइड्रोजन से बना होगा, विद्युत ऋणता लगभग समान होगी। कार्बन और हाइड्रोजन की किसी पर ना धनावेश आएगा। विद्युत ऋणता जब बराबर होगी तो इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ना हाइड्रोजन खींचेंगे ना कार्बन खींचेंगे, किसी पर ना कोई आवेश आएगा। तो एल्केन जो होते हैं इनमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जिन पर कोई आवेश नहीं होता। बात को ढंग से सुनना, जब आवेश नहीं होता तो एल्केन कैसा अणु होगा? अध्रुवीय अणु। और अध्रुवीय अणुओं के बीच में आपको पता ही है वान-डेर-वाल बंध होगा। और वो वान-डेर-वाल बंध कौन सा होगा? प्रेरित द्विध्रुव वान-डेर-वाल बंध। तो आपको अंतराण्विक आकर्षण बल ही तो बताने हैं कि एन हेक्सेन और एन हेप्टेन के बीच में कौन सा आकर्षण बल होगा। धीरे धीरे एक एक बात को समझते चलो। तो यहाँ पर आपको आकर्षण बल मिलेगा प्रेरित द्विध्रुव वान-डेर-वाल बंध मिलेगा। ये तो कन्फर्म है। अणुओं के बीच में वान-डेर-वाल बंध होते हैं या हाइड्रोजन बंध मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा आपको प्रेरित द्विध्रुव। मैंने एक बात और बोली अभी थोड़ी देर पहले, अणुओं के बीच में या तो वान-डेर-वाल बंध मिलेगा या हाइड्रोजन बंध मिलेगा। ये दोनों अध्रुवीय अणु हैं और अध्रुवीय अणुओं के मध्य मिलेगा प्रेरित द्विध्रुव वान-डेर-वाल बंध। क्लियर? पहला सॉल्व हो गया। तो एक एक बात को समझते चलना। अध्रुवीय अणुओं के मध्य मिलता है, ये आपको चैप्टर नंबर 1 में भी बताया है, प्रेरित द्विध्रुव वान-डेर-वाल बंध। अब सेकंड क्या दिया है उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड उसने दिया है I2 और CCl4। बड़े ध्यान से देखना, I2 व CCl4। अब इनके बीच में कौन सा बंध बनेगा? I2 भी अध्रुवीय अणु है, क्योंकि दोनों को वही समान परमाणुओं से बना है। I2 अणु समान परमाणुओं से बना है, तो आप समझ सकते हो द्विध्रुव आघूर्ण 0, या ऐसे समझ लो दोनों की विद्युत ऋणता समान है, किसी पर भी कोई प्लस नहीं, किसी पर भी कोई माइनस नहीं। I2 अध्रुवीय अणु है। और आपको बताया था CCl4 भी अध्रुवीय अणु है, क्योंकि इसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 आता है। ध्यान आए तो आपको है, इसमें 4 द्विध्रुव आघूर्ण होंगे, एक की दिशा C से CCl की ओर, दूसरे की C से CCl की ओर, और चारों द्विध्रुव आघूर्ण आपस में एक दूसरे को निरस्त कर लेते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण 0, तो अणु कैसा? अध्रुवीय है। तो ये तो अध्रुवीय अणु है और ये भी अध्रुवीय अणु है, दोनों अध्रुवीय अणु है। ये एक एक बात को मेरे को दिमाग को बैठा लो। I2 में तो कोई आवेश आएगा नहीं, दोनों की विद्युत ऋणता समान है। इसमें 4 द्विध्रुव आघूर्ण होंगे और परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 आएगा। ये आपको समझाया गया है फर्स्ट चैप्टर में, जाकर के आप वीडियो देख सकते हो। तो ये जब दोनों अध्रुवीय अणु है तो यहाँ पर भी यही वान-डेर-वाल बंध मिलेगा, जिसका नाम हो जाएगा प्रेरित द्विध्रुव वान-डेर-वाल बंध। तो यहाँ भी हम यही आंसर देंगे कि यहाँ भी मिलेगा प्रेरित द्विध्रुव वान-डेर-वाल बंध। एक एक बात को समझते हुए आगे बढ़े। अब थर्ड उसने कौन सा दिया है? भैया ध्रुवीय अणुओं के बीच में ये वान-डेर-वाल बंध मिलता है, प्रेरित द्विध्रुव। थर्ड उसने दिया है हाँ NaClO4 और H2O व H2O, इनके बीच में बंध कौन सा होगा? देखो जल की बात करते हैं। जल एक ध्रुवीय अणु है, इसमें हाइड्रोजनों पर आंशिक धनावेश होता है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, आपको खूब पता है, और ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश। तो ये ध्रुवीय अणु है जिसमें आवेश है प्लस और माइनस। हाइड्रोजन वाला सिरा तो प्लस और ऑक्सीजन वाला माइनस। तो जल एक ध्रुवीय अणु है। और NaClO4 एक लवण है जो जल में टूट जाएगा, Na+ और ClO4-। लवण है और लवण टूटेगा धनायन और ऋणायन में, Na+ और ClO4- में।
तो NaClO4 टूट गया, धनायन ऋणायन में H2 अणु इस तरह का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ClO4 माइनस H+ आयनों के संग आकर्षण बंध दर्शाएगा। H+ के ये हाइड्रोजनों के संग, क्योंकि हाइड्रोजनों पर है आंशिक धनावेश, कुछ धनावेश है और इस पर ऋणावेश है, तो धनावेश और ऋणावेश के बीच में आकर्षण बंध बन जाएगा है। इसको अपन बोल सकते हैं ध्रुवीय अणु, मतलब द्विध्रुव, और ये आयन है। अच्छा, ऐसी Na+ जो है ये O- के संग आकर्षण दर्शाएगा, O पर आंशिक ऋणावेश है। तो यहाँ पर इन दोनों के मध्य कौन सा आकर्षण बंध होगा? यहाँ हम कहेंगे आयन द्विध्रुव, द्विध्रुवित है ये, ध्रुवीय अणु है। तो यहाँ मिलेगा आयन द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। समझ लेने की कोशिश कर लेना, यहाँ आयन है एक तरफ और एक तरफ ध्रुवीय अणु है, तो आयन और ध्रुवीय अणु के बीच में मिलेगा आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। क्लियर? तो यहाँ मिलेगा आपको कौन सा आकर्षण बल? आयन द्विध्रुव। ये वान डेर वाल बंध नहीं है, वान डेर वाल बंध अणुओं के मध्य बनता है, एक तरफ अणु है और एक तरफ आयन है। तो यहाँ बोलेंगे हम आयन द्विध्रुव आकर्षण बल मिलेगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट नंबर 4 की ओर खूब समझ लेना। नेक्स्ट नंबर 4, नंबर 4 उसने दिया है मेथेनॉल और एसीटोन, इन अणुओं के बीच में कौन सा मिलेगा? मेथेनॉल व एसीटोन। मेथेनॉल एक एल्कोहल है, कभी 11th में पढ़ा हो तो याद करें थोड़ा सा। मेथेनॉल इस तरह का होगा, सही है। OH समूह होगा ना इसमें, मेथेनॉल एक कार्बन, OH समूह एल्कोहल है ये मेथेनॉल, है ना। और एसीटोन, एसीटोन भी आपको 11th में पता होगा, नहीं ध्यान करो तो ये है। एसीटोन एक कीटोन है जिसमें ये समूह होगा C डबल बॉन्ड O। ध्यान करो, कीटोन में C डबल बॉन्ड O समूह होता है और दोनों ओर कार्बन जुड़ा होता है, तो ये एसीटोन है। मेथेनॉल और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। देखो इधर H और O, इसमें हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। मेथेनॉल में हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी ऑक्सीजन से, मतलब हाइड्रोजन FO या N में से किसी एक के साथ जुड़ रहा है, उच्च विद्युत ऋणी ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो ऐसा अणु उस अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है जिसमें FO या N प्रेजेंट हो। दोबारा सुनो, हाइड्रोजन बंध के बारे में बता रहा हूं। ऐसा अणु जिसमें हाइड्रोजन परमाणु FO या N से जुड़ा हुआ हो, वह अणु खुद जैसे अणु के साथ या किसी ऐसे अणु के साथ जिसमें FO या N में से कुछ भी प्रेजेंट हो, उसके साथ एक आकर्षण का बंध बनाता है, जिसे हाइड्रोजन बंध कहेंगे। बनेगा आकर्षण का बंध तो हाइड्रोजन की विद्युतता अधिक है तो हाइड्रोजन पर आएगा, ऑक्सीजन की विद्युतता अधिक है तो हाइड्रोजन पर धनावेश, ऑक्सीजन पर ऋणावेश। सही है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युतता अधिक है, हाइड्रोजन इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन खींचेगा, ऑक्सीजन पर ऋणावेश, हाइड्रोजन धनावेश। ऐसी कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पर ऋणावेश आएगा, कार्बन से ऑक्सीजन की। अब देखो, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, बीच में आकर्षण का बंध तो बनेगा, पर यह हाइड्रोजन बंध ही कहलाएगा। तो यहाँ पर ये एक ऐसा अणु है मेथेनॉल जिसमें हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऐसा अणु उस अणु के साथ भी हाइड्रोजन बंध बनाता है। दोबारा सुन लो, मेथेनॉल एक ऐसा अणु है जिसमें हाइड्रोजन FO या N से जुड़ा हुआ है। ऐसा अणु उस अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है जिसमें FO या N में से कोई उपस्थित हो, तो यह ऑक्सीजन है। तो इनके बीच में एक आकर्षण का बंध बन जाएगा। हाइड्रोजन पर बहुत कम धनावेश होगा क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युतता काफ़ी अधिक है, और ऑक्सीजन पर उच्च ऋणावेश होगा। उच्च ऋणावेशित ऑक्सीजन और उच्च धनावेशित हाइड्रोजन के बीच में एक प्रबल आकर्षण का बंध बनेगा और वो कहलाएगा हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पर आप ढंग से देख लो, हाइड्रोजन बंध मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अच्छा, और भी है क्या? एक और है शायद, एसीटोनाइट्राइल।
ठीक है। नंबर 5, एसीटोनाइट्राइल। कोष्टिक में फॉर्मूला दे रखा है, इसको भी याद रख लो, कई बार आएगा ये फॉर्मूला। एसीटोनाइट्राइल कोष्टक में फॉर्मूला है CH3CN। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, आपको और समझ में आएगा। और एसीटोन, एसीटोन तो आपने अभी देखा, इनके बीच में कौन सा बंध मिलेगा, ये बात आई। एसीटोनाइट्राइल व एसीटोन के मध्य कौन सा बंध होगा। देखो एसीटोन तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसको फिर देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एसीटोन अभी बना रखा था C डबल बॉन्ड OCH3, अब CH3 एसीटोन। एसीटोन में हाइड्रोजन है पर उच्च विद्युत ऋणी F हो या N से नहीं जुड़ रहे हैं। ढंग से देख लो, हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ रहे हैं एसीटोन में। अच्छा, एसीटोनाइट्राइल ये रहा CH3CN, इसको ऐसे बना देता हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी। है ऑक्सीजन पर ऋणावेश आएगा, ऑक्सीजन की विद्युत अधिक है। कार्बन पर धनावेश आएगा, तो ये एक ध्रुवीय अणु है, ये तो क्लियर है। कार्बन से नाइट्रोजन की विद्युत अधिक है, इस पर माइनस आएगा, कार्बन पर धनावेश आएगा, ये ध्रुवीय अणु है। और ध्रुवीय अणुओं के बीच में आपको पता ही है वान डेर वाल्स बंध बनेगा। ध्रुवीय अणुओं के मध्य तो प्रेरित द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव ध्रुवीय अणु है। देखो इसमें प्लस माइनस है, इसमें भी प्लस माइनस है, कार्बन पर प्लस और माइनस। हाइड्रोजन बंध कहता है लड़का नहीं, किसी भी अणु में हाइड्रोजन F हो या N से नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें हाइड्रोजन कार्बन जुड़ रहे हैं, इसमें भी हाइड्रोजन कार्बन जुड़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन बंध का तो सवाल ही नहीं है। तो दोनों ही ध्रुवीय अणु हैं, ये भी और ये भी। तो ध्रुवीय अणुओं के बीच में आप समझ जाओ कौन सा बंध मिलेगा, द्विध्रुव द्विध्रुव वान डेर वाल्स बंध। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा द्विध्रुव द्विध्रुव वान डेर वाल्स बंध, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा बंध, द्विध्रुव द्विध्रुव वान डेर वाल्स बंध। अब मैंने इनको सबको समझाया है, बात को क्लियर कर लो, नोट करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था पहले में, तो वहाँ पर ये आपको समझाया था। देखो ये अध्रुवीय अणु है, इनके बीच में मिल जाएगा वान डेर वाल्स बंध, प्रेरित द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। ये भी अध्रुवीय अणु है, तो ये यहाँ पर ये टूट जाएगा धनायन और ऋणायन में, और ये ध्रुवीय अणु है, तो यहाँ मिलेगा आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। मेथेनॉल व एसीटोन के मध्य हाइड्रोजन बंध बनेगा, समझाया था क्यों, क्योंकि मेथेनॉल में हाइड्रोजन F या N से जुड़ रहा है। मेथेनॉल एक ध्रुवीय अणु है, एसीटोन भी एक ध्रुवीय अणु है, पर इसमें हाइड्रोजन O से जुड़ रहा है और इसमें O है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये दोनों ध्रुवीय अणु हैं, पर इनमें हाइड्रोजन F या N से नहीं जुड़ रहा है। तो जब ये ध्रुवीय अणु है, तो फिर यहाँ कौन मिलेगा, द्विध्रुव द्विध्रुव वान डेर वाल्स बंध। समझने की कोशिश करो और इसे नोट कर लो फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, चले आगे। चलो वीडियो को पॉज करके लिखा करो। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विलेय विलायक आकर्षण के आधार पर, चलो भाई ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर इन्हें समझना ढंग से। विलेय विलायक
आकर्षण के आधार पर, आकर्षण के आधार पर, मतलब विलेय और विलायक के मध्य आकर्षण के आधार पर निम्न को एन ऑक्टेन में विलेयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। विलेयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो आपके नॉलेज को चेक कर रहा है इन क्वेश्चनों में, वो व्यवस्थित कीजिए। सही है। विलेय विलायक आकर्षण के आधार पर निम्न को एन ऑक्टेन में विलेयता के बढ़ते क्रम में। देखो अब सामने एन ऑक्टेन एक एल्केन है। ऑक्टेन एल्केन है तो कैसा अणु है? अध्रुवीय अणु है। एन ऑक्टेन अध्रुवीय होता है। एल्केन है, एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, विद्युतता उनकी समान होती है लगभग, किसी पर प्लस नहीं किसी पर माइनस नहीं, जब तो फिर अध्रुवीय अणु होगा एल्केन। अब एन ऑक्टेन में ये तो विलायक हो गया। अब विलेय कौन कौन है ये देखो। हाँ, विलेयता के बढ़ते क्रम में लिखना है। अब इधर देखना विलेय कौन कौन दिए हैं उसने। एक तो दिया है KCl, एक CH3OH, अच्छा मेथेनॉल। एक दिया है CH3CN, थोड़ी देर पहले इसके नाम भी आए थे इनका, एसीटोनाइट्राइल, इसको ऐसे लिख देता हूं। और एक दिया है साइक्लोहेक्सेन। अच्छा ये विलेय हैं। विलायक तो दे दिया उसने ऑक्टेन। ऑक्टेन में इनकी विलेयता बतानी है कि कौन ज्यादा घुलेगा कौन कम घुलेगा, है। एन ऑक्टेन यही है। ये इनमें से ये पूछ रहा है कि किसकी विलेयता इन चारों में ज्यादा होगी किसकी कम होगी। एन ऑक्टेन में इन चारों में से किसकी विलेयता ज्यादा होगी किसकी कम होगी। आपको पता ही है, आपको एक बात बताई थी मैंने, समान समान को घुलता है। तो अब विलेयता का क्रम लिखता हूं और समझना नीचे है ना, यहां से आंसर विलेयता का क्रम, बढ़ता क्रम लिखना है, क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे ज्यादा विलेयता तो इसमें होगी मेरे हिसाब से साइक्लोहेक्सेन की, समान समान को घोलता है। ये अध्रुवीय है और साइक्लोहेक्सेन जो है ये भी अध्रुवीय है। मैं समझा रहा हूं उस तरह से समझ लो भाई। साइक्लोहेक्सेन भी, ये साइक्लोहेक्सेन है, जिस तरह से समझा रहा हूं वैसे समझ लो, हालांकि गलत कंसेप्ट में काम में ले सकता हूं समझाने के लिए। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो मतलब वलय, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, 6 कार्बन वलय में है तो ये साइक्लोहेक्सेन है। सही है का, 6 कार्बन हेक्स और एन लग रहा है तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, साइक्लोहेक्सेन है। अब इसमें आप देख सकते हो कार्बन और हाइड्रोजन है, बिल्कुल किसकी तरह है, ये एन ऑक्टेन की तरह है। उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी एक अध्रुवीय अणु है। तो समान समान को घोलता है। विलायक ये है और ये विलेय है, तो ये सबसे अधिक विलेय हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे अधिक विलेयता किसकी हो गई? साइक्लोहेक्सेन की। समझ लेना ढंग से। तो यहां पर सबसे अधिक विलेयता हो गई किसकी? साइक्लोहेक्सेन की। विलेयता का क्रम लिखना है ना बढ़ता हुआ, तो लास्ट में वो आएगा जिसकी विलेयता सबसे अधिक आएगी। समझ गए? क्योंकि जो अभी समझा रहा था मैं, ऑक्टेन जो है, एन ऑक्टेन कैसा अणु है, कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन अध्रुवीय है और समान समान को घोलता है। विलेयता पढ़ाई थी मैंने जब उस समय समझाया था, ठोस की द्रव्य विलेयता। ये एन अध्रुवीय है, ये भी अध्रुवीय है, दोनों कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हैं। दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतता लगभग समान होने से कोई आवेश नहीं होगा। ये ध्रुवीय है। सही है। CH3CN
इसमें कार्बन किससे जुड़ रहा है? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन पर कार्बन की विद्युतता अधिक होने से आंशिक ऋणावेश, कार्बन पर धनावेश। तो इसमें आवेश आएगा कार्बन और नाइट्रोजन की विद्युतता। देखो यहाँ पर तो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर तो कोई आवेश आएगा नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतता लगभग बराबर होती है। पर यहाँ कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ रहा है तो नाइट्रोजन की विद्युतता अधिक है, तो इस पर ऋणावेश और इस पर धनावेश। इसके बगल में CH3OH है। अब ढंग से इसको ऐसे समझो, है CH3OH, O की विद्युत ऋणता कार्बन से बहुत ज्यादा होती है, तो इस पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश। सही है। अरे O की और देखो इसमें कार्बन और नाइट्रोजन है, तुलना इनमें ही करो एक जैसे में। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम है ऑक्सीजन की तुलना में, तो यहाँ पर ऋणावेश की मात्रा ज्यादा आएगी। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो अधिक इस सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अधिक प्रबलता से खींचेगा, इस पर ऋणावेश ज्यादा होगा, इस कारण पर धनावेश ज्यादा होगा इसकी तुलना में। अब मैं कहूँ दोनों में अधिक ध्रुवीय कौन है? दोनों में अधिक ध्रुवीय ये है। क्यों? क्योंकि इसकी तुलना में इसमें प्लस माइनस ज्यादा है, तो ये अधिक ध्रुवीय है, तो ये कम ध्रुवीय है दोनों ध्रुवीय, पर ये कम ध्रुवीय है। कम ध्रुवीय, वो तो है ध्रुवीय हो गया, और ये हो गया अधिक ध्रुवीय। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, तुम्हारी याद रहे इसलिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन से जिसकी विद्युत ऋणता नाइट्रोजन की तुलना में अधिक है, इसमें ऋणावेश और धनावेश की मात्रा ज्यादा होगी। इस बंध के इलेक्ट्रॉन को प्रबलता से खींचेगा तो इस पर ऋणावेश ऑक्सीजन पर ज्यादा आएगा, इस पर धनावेश ज्यादा है। आवेश ज्यादा तो ये अधिक ध्रुवीय है, ये कम ध्रुवीय है। तो अब देखो साइक्लोहेक्सेन है ध्रुवीय, इसकी विलेयता सबसे अधिक, इससे कम विलेयता हो जाएगी इसकी, और इससे कम विलेयता हो जाएगी इसकी। और सबसे कम विलेयता होगी KCl की। लड़का कह रहा है KCl की सबसे कम क्यों? KCl एक आयनिक यौगिक है जिसके अंदर होंगे धनायन और ऋणायन। देखो इसमें तो इन दोनों में तो आंशिक रूप से प्लस और माइनस थे। O पे आंशिक ऋणावेश, कार्बन पर आंशिक धनावेश, नाइट्रोजन पर आंशिक ऋणावेश, कार्बन पर। इसमें तो अंदर प्लस और माइनस है, धनायन और ऋणायन है। ये सबसे अधिक ध्रुवीय है, सर्वाधिक ध्रुवीय है ये सर्वाधिक सबसे अधिक ध्रुवीय है, क्योंकि इसके अंदर तो प्लस और माइनस धनायन और ऋणायन है। इनमें थोड़ी है धनायन ऋणायन, इनमें तो आंशिक धनावेश और आंशिक, एक तरह से सर्वाधिक ध्रुवीय, सर्वाधिक ध्रुवीय। अब तुम सोचो, विलायक है ध्रुवीय है, जो सबसे अधिक ध्रुवीय होगा वो सबसे कम नहीं घुलेगा क्या? अब इधर से इधर जाओ, हाँ सोचने की जरूरत है इसमें। समान समान को घोलता है, इधर से इधर जा रहा हूं तो अध्रुवीयता घट रही है, ये सबसे अधिक ध्रुवीय है तो सबसे कम अध्रुवीय है। अरे समान समान घुलता है, सबसे ज्यादा अध्रुवीय ये है, उससे कम अध्रुवीय, उससे कम अध्रुवीय, सबसे कम अध्रुवीय। क्यों? क्योंकि ये सबसे अधिक ध्रुवीय है। जो सबसे अधिक ध्रुवीय है वो सबसे कम अध्रुवीय होगा। अरे इसमें पूर्ण रूप से प्लस माइनस है, अध्रुवीय विलायक है, नहीं घुलेगा। इसमें आंशिक धनावेश और ऋणावेश है, पर वो ज्यादा है इसकी तुलना में, अधिक ध्रुवीय है। ये देखो अध्रुवीय, ये कम ध्रुवीय, ये अधिक ध्रुवीय और ये सबसे अधिक ध्रुवीय। तो एक तरह से इधर जाने पर ध्रुवीयता बढ़ रही है तो विलेयता घटेगी, विलेयता घटेगी। कैसे? दिमाग में समझो, समान समान को बोलता है, ये अध्रुवीय अध्रुवीय, ये भी लगभग अध्रुवीय, क्योंकि इसमें कुछ धनावेश ऋणावेश आया है। ये सबसे ज्यादा घुलेगा, वो उससे कम। ये थोड़ा सा इसकी तुलना में इसमें ध्रुवीय गुण ज्यादा है, ध्रुवीयता ज्यादा है, तो इसकी तुलना में ये कम है, ध्रुवीय है तो कम हो। ये सबसे कम है, ध्रुवीय है तो सबसे कम घुलेगा। समझने की कोशिश करो, खोपड़ी लगानी पड़ेगी, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा इसमें। नोट करें क्वेश्चन नंबर 24।
हाँ भाई, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 25 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 भी ऐसा है। देखो, इसमें ऊट पटांग कंसेप्ट आ रहे हैं। अब मैं इनसे बच करके आपसे सामने से भग नहीं सकता, मुझे ये समझाने तो आपको पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, पहचानिए कि निम्नलिखित यौगिकों में से, नोट करें आप भी क्वेश्चन तो चलो, पहचानिए कि निम्नलिखित या निम्न यौगिकों, पहचानिए कि निम्न यौगिकों में से कौन कौन से जल में से कौन कौन से निम्न यौगिकों में से कौन कौन से जल में अत्यधिक विलय, जल में अत्यधिक विलय, कौमा आंशिक रूप से विलय, आंशिक रूप से विलय तथा अविलय हैं, ये छांटने हैं। मैं समझाऊंगा, आप चीज को समझ लेना। ठीक है, अब उसमें ऑप्शन क्या क्या हैं, मतलब हमको बताना है। कुछ यौगिक दिए हैं जो जल में से, जल में कौन अत्यधिक विलय है, कौन आंशिक, आंशिक मतलब कम विलय है, और कौन सा अविलय है। कौन अत्यधिक विलय है, कौन सा आंशिक मतलब कम विलय है, कौन सा अविलय है, कौन सा घुलता ही नहीं है। अब इसमें दिया है KCl, KCl नहीं, फिनॉल। देखो, कुछ जानकारी आपको आ रही है यहाँ पर। अब आपने ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं है, पर यहाँ दे दी है, तो हमें अभी इंतज़ार करना होगा। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिनॉल, नंबर 2 टोलुइन, ये ऑर्गेनिक के आ रहे हैं, है ना। ठीक है, नंबर 3 फार्मिक अम्ल, और नंबर 4 एथिलीन ग्लाइकोल, नंबर 5 क्लोरोफॉर्म, और नंबर 6 पेंटेनॉल। ठीक है, अब ये सभी कार्बनिक यौगिक हैं, पहले तो ये क्लियर कर लो। हैं, सब में कार्बनिक यौगिक जानते हो, जिनमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। सब में कार्बन और हाइड्रोजन है, चाहे वो फिनॉल हो चाहे टोलुइन हो, तो सभी कार्बनिक यौगिक हैं और इनकी जल में विलेयता पूछी है। हालांकि ये ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, फिर भी समझते हैं।
यहाँ एक कंसेप्ट और याद रखो, जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा वो जल में घुलेगा। सही है, चाहे कोई भी जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा वो जल में घुलेगा। बड़ी कठिन बात कहने जा रहा हूं पर समझने की कोशिश कर लेना। ढंग से समझने की कोशिश करो। जल कैसा विलायक है, पहले तो ये बताओ, जल ध्रुवीय होता है कि अध्रुवीय होता है? तो लड़के ने कहा जल ध्रुवीय होता है। हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पर ऋणावेश, जल ध्रुवीय होता है। तो जल में पहली बात है ध्रुवीय है तो ध्रुवीय ही घुलेगा, समान समान को बोलते ही घुलेगा, समान समान को घुलता है ही नहीं। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया, जल ध्रुवीय है तो इसमें ध्रुवीय घुलेगा, अध्रुवीय नहीं। टोलुइन अध्रुवीय है तो ये अविलेय है, ये जल। बात को क्लियर कर लेना, जल ध्रुव समान समान को घोलता है, टोलुइन अध्रुवीय है, नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि टोलुइन जो होता है इस तरह का होता है, बेंजीन रिंग होती है इसमें और इससे CH3 जुड़ा होता है, ये टोलुइन है। तो अपने समझ सकते हैं कि टोलुइन में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु हैं, दोनों की विद्युतता समान है, तो ये एक अध्रुवीय अणु है। तो टोलुइन जब अध्रुवीय अणु है तो जल में अविलेय हो गया। क्लियर? अब बाकी बचे ये सब ध्रुवीय हैं। सही है? क्लियर? अच्छा, अब इसे सब ध्रुवीय है तो कोई कम विलेय होगा, आंशिक विलेय, और कोई अधिक विलेय होगा, यही स्थिति आएगी। अच्छा, सही है। अच्छा, वाला भी ध्रुवीय अणुओं के बंध बन सकते हैं, आपको पता ही है। भी अणुओं बन सकते बंध, क्योंकि जल में हाइड्रोजन O से जुड़ रहा है ना, जल में हाइड्रोजन, बड़ी बारीकी समझना, हाइड्रोजन O से जुड़ रहा हो और सामने कोई ऐसा ध्रुवीय अणु आ गया या ऐसा ध्रुवीय विलेय आ गया जिसमें O, F या N प्रेजेंट है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। भाई हाइड्रोजन पर प्लस आवेश होगा और ऑक्सीजन पर ऋण आवेश होगा, तो H2 अणु के बीच हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है वो जल में घुलता है। भाई जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा वो सीधी सी बात है वो ध्रुवीय होगा, है जल ध्रुवीय है। जो हाइड्रोजन बंध बनाएगा उसमें OF या N होगा, उन पर ऋणावेश होगा, वो ध्रुवीय होगा। जो जल में घुलेगा वो सीधी सी बात है ध्रुवीय होगा। अच्छा, जो हाइड्रोजन बंध बनाता है वो जल में घुलता है, एक बात को दिमाग में रख लो। अच्छा, हाइड्रोजन बंध बनाता है वो जल में घुलता है। अब इसमें भी एक कंडीशन है, देखो फिनॉल है, फिनॉल, ये फिनॉल है। अच्छा, ये जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, खूब देख लो, बनाएगा। क्योंकि देखो हाइड्रोजन H2 में हाइड्रोजन O से जुड़ रहा है, ऐसा अणु जिसमें हाइड्रोजन F या N से जुड़ रहा हो वह उस अणु के साथ जिसमें F या N प्रेजेंट हो उसके साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा। या उल्टा देख लो, फिनॉल में हाइड्रोजन O से जुड़ रहा है, ऐसा अणु उस अणु के साथ, फिनॉल में हाइड्रोजन O से जुड़ रहा है, ऐसा अणु उस अणु के साथ जिसमें F या N प्रेजेंट है उसके साथ हाइड्रोजन बंध बना देगा। सही है, फिनॉल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो फिनॉल से जल के अणु हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, ढंग से देखते चलो। फिनॉल में O है ना, O के साथ जल के अणु हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, ढंग से देखते चलो। बड़े दिमाग से समझना, बड़ी बड़ी कठिन बात आ रही है। फिनॉल में O के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, पर फिनॉल में एक समस्या है। ये जो बड़ा सा समूह है फिनॉल में, बेंजीन रिंग जो है,
ये हाइड्रोजन बंध कम बनने देगी। क्यों? क्योंकि ये अवरोध पैदा करेगी। मान लो ये छोटा सा समूह होता तो हाइड्रोजन बंध ज्यादा बनते हैं। इसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के संग, जल के अणुओं के हाइड्रोजन के संग हाइड्रोजन बंध बना रहा है। अगर फिनॉल में ये समूह छोटा होता तो हाइड्रोजन बंध बनते ज्यादा, और हाइड्रोजन बंध ज्यादा बनते तो विलय जाते आती। ढंग से सुन लेना मेरी बात। जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है वो जल में विलय होता है, सही है। पर इसमें भी एक कंडीशन लग गई। यहां पर फिनॉल में ढंग से देखा आपने, एक बड़ा सा समूह है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बंध कम बनते हैं। तो कम बनते हैं तो विलेयता क्या आती है? कम। तो फिनॉल कम विलेय है। कारण समझ रहे हो? फिनॉल कम विलेय है। क्यों भाई? ये बात तो सही है, फिनॉल ध्रुवीय अणु है, जल में विलय होगा। ध्रुवीय अणु है, जल में विलय होगा, पर कम विलय होगा, आंशिक विलय होगा। क्यों? क्योंकि फिनॉल जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, और फिनॉल जो है हाइड्रोजन बंध बनाता है। जो बेंजीन से फिनॉल जल के साथ, तो इसकी विलेयता हो जाती है कम। ऐसे ही पेंटेनॉल में होगा। 2CH2OH। अब पेंटेनॉल में भी तो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। ये भी तो जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, ऑक्सीजन। पर यहाँ पर वही बात है, फिनॉल की तरह ये भी तो अवरोध पैदा करेगा जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाने में। पेंटेनॉल 5 कार्बन वाला समूह, तो सीधी सी बात है ये भी जल में कम विलय होगा। देखो, ये फिनॉल और पेंटेनॉल दोनों जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, पर इनमें तो बड़ी बेंजीन वलय है और इसमें बड़ा ये समूह है। इसकी वजह से इनकी ये दोनों हाइड्रोजन बंध कम बनाते हैं जल के अणुओं के साथ, और कम हाइड्रोजन बंध बनाते हैं तो ये कम विलय होते हैं। ये ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप इन्हें, ठीक है। तो देखो, ये तो है विलय है, ये भी अणु है, इनमें कोई कम कोई अधिक विलय होगा। फिनॉल और पेंटेनॉल ये दोनों जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, पर फिनॉल में बेंजीन रिंग अवरोध पैदा करती है, हाइड्रोजन बंध इससे कम बनते हैं। पेंटेनॉल में पेंटेन वाला समूह जो है 5 कार्बन वाला, वो हाइड्रोजन बंध कम बनने देता है, जिससे इनकी विलेयता कम होती है। फार्मिक अम्ल जल में अधिक विलय होगा, छोटा सा है, ये भी जल में हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ढंग से देख लो, फार्मिक अम्ल भी तो ऐसा अणु है जिसमें हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ है। ऐसा अणु जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा, ये जल में विलय है, सही है। एथिलीन ग्लाइकोल भी जल में अधिक विलय होगा। अब इसमें अवरोध पैदा करने वाला समूह छोटा सा है, ये अधिक विलय है, इसलिए फार्मिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकोल ऐसा होता है, CH2OH, ये जल के साथ ये इनमें दोनों में भी, ये भी जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा क्योंकि हाइड्रोजन O से जुड़ा हुआ है। तो ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो ये हाइड्रोजन बंध अधिक बनेंगे क्योंकि ये समूह छोटे हैं, जबकि इसमें इन दोनों में O से जुड़े हुए समूह बड़े। और इसमें फार्मिक अम्ल में और एथिलीन ग्लाइकोल में जल के O से जुड़े हुए समूह छोटे हैं, तो इनमें ये जल में अधिक हाइड्रोजन बंध बनाएंगे। क्लोरोफॉर्म जल में लगभग अविलय ही होता है, मतलब क्लोरोफॉर्म ध्रुवीय अणु तो है, पर इसकी ध्रुवीयता ना के बराबर है। आप अल्प विलय भी लिख सकते हो। देखो, CHCl3 क्लोरोफॉर्म ये होता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म ऐसा होता है, सही है। देखो, ध्रुवीय अणु तो है ये, और ध्रुवीय अणु है पर हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वो जल में विलय होते हैं, पर ये ध्रुवीय अणु तो है पर बहुत कम ध्रुवीय होता है। अगर यहाँ पर Cl होता है इसके स्थान पर तो ये अध्रुवीय हो जाता, आपको ध्यान होगा CCl4। तो CHCl3 बहुत कम ध्रुवीय है, मतलब जल के सापेक्ष देखें, जल के लिए जल तो ध्रुवीय हो गया, ये लगभग अध्रुवीय हो गया, तो हम इसको भी अल्प विलय भी लिख सकते हैं। अल्प मतलब कम विलय, या अविलय लिख दो चल जाएगा। ये ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना, जब ये ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी किसी के समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। मैंने कुछ बातें बताई इसमें, एक बार उनको रिपीट करता हूँ। आप अपने दिमाग में कितना याद कर पाते हैं, कितना रख पाते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। पहली बात मैंने ये कही
ध्रुवीय है, अध्रुवीय तो जल में घुलेगा ही नहीं। टोलुइन अध्रुवीय है, क्योंकि दोनों तो अविलेय हैं। दूसरी बात कही, जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, पर हाइड्रोजन बंध बनाने वाले समूह में जैसे फिनॉल है, बड़े ध्यान से सुनना फिर समझ लो। फिनॉल में O से जुड़ा हुआ ये समूह अब बड़ा है। अब बड़ा है तो एक तरह से अपन नु कह सकते हैं अध्रुवीय समूह बड़ा है। ये ध्रुवीय समूह है और ये अध्रुवीय समूह है। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसमें जल है तो ध्रुवीय, ये फिनॉल है तो ध्रुवीय, पर अध्रुवीय समूह बड़ा है, तो अध्रुवीय समूह बड़ा होने से ये कम विलेय होगा। इसमें भी अध्रुवीय समूह बड़ा है, कम विलेय होगा। सही है। ये दोनों में ध्रुवीय समूह बड़ा है तो ये अधिक विलेय होगा। बनाता है, खुलता है। पर अगर जिसमें बड़ा समूह जुड़ा हुआ है अध्रुवीय समूह, वो जल में कम उगेगा, फिनॉल में और पेंटेनॉल में। हार्मिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल, इसमें हाइड्रोजन बंध बना, मतलब O से जुड़ा हुआ समूह छोटा है, ये जल में नहीं घुलेगा। बाकी आपके सामने मैंने क्लियर करने की कोशिश तो करी है, ठीक है। और कर ही तो लेते हैं। चलो भाई, इसको नोट करें, क्वेश्चन नंबर 25 को। वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। विदा लेते हैं, अगली क्लास में आपके सामने फिर। ठीक है, इसको ढंग से लिख लो। आज की पेचीदा वीडियो थी, है ना, फिर भी लाइक कमेंट तो कर ही देना।